बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पर आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से और स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। कल हमारे साथ जो हमने शो किया जिसमें पीसीबी के फॉरवर्ड चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब और अफगानिस्तान जूनियर टीम के हेड कोच रईस अहमद ज़ई मौजूद थे, तो उससे आपको काफ़ी आगाही हासिल हो गई होगी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीरीज़ मुलतवी हुई और क्यों कर मुलतवी हुई और पाकिस्तान क्रिकेट के मामला इस वक्त किस नहज पर मौजूद हैं। आज भी हम इन तमाम मामलात को डिस्कस करेंगे और आज हमारे साथ दो बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात मौजूद होंगी जहां पे हम बात करेंगे रीजन क्रिकेट के हवाले से भी और साथ साथ बात करेंगे अफगानिस्तान क्रिकेट और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट किन उमूर पे किन खतूत पे मजीद इस्तवार हो सकती है, मजीद किस तरह फ्लरिश हो सकती है, इन तमाम उमूर पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। जमैका टेस्ट पाकिस्तान के नाम, मेजबान वेस्ट इंडीज को 109 रन से शिकस्त, 2 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। खुशी है कि शाहीन शाह अफरीदी जैसा बॉलर मेरे पास है। हमारे हर बैट्समैन को फवाद आलम से सीखने की जरूरत है। कौमी कप्तान बाबर आजम। शाहीन शाह अफरीदी को वेस्ट इंडीज के खिलाफ उम्दा कारकर्दगी का फल मिल गया। शाहीन अफरीदी टेस्ट रैंकिंग में 18वें नंबर से 8वें नंबर पर आ गए। कौमी टीम के हेड कोच मिसबाउल हक का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। मिसबाउल हक 10 तक जमैका में करंतना करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का खुसूसी इजलास कल बुलाए जाने का इम्कान। जराए के मुताबिक इजलास में गवर्निंग बोर्ड अरकान में से वाइस चेयरमैन का इंतखाब होगा। सिंध क्रिकेट एसोसिएशन के तहत सिंध में विमेंस क्रिकेटर्स की तलाश के लिए लीग का इनेकाद। लीग 20 सितंबर से हैदराबाद में शुरू होगी। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शिरकत। तुर्की विमेन क्रिकेट टीम को किट गियर्स का तोहफा। वफाकी वजीर बैन सूबाई राब्ता फहमीदा मिर्जा की जेर सदारत इस्लामाबाद में अहम इजलास। इजलास में हर माह एक इंटर प्रोविजनल चैंपियनशिप कराने की मंजूरी। इंटर सर्विसेज हॉकी चैंपियनशिप में पाकिस्तान आर्मी ने एयरफोर्स को 6-1 गोल से शिकस्त दे दी। हेडिंग्ले टेस्ट का पहला रोज भारत के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। भारतीय टीम तीसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में 78 रन्स पर ढेर। जी नाज़रीन, आपने टॉप स्टोरीज देखी और टॉप स्टोरीज में आपने देखा कि पाकिस्तान ने बिल आखिर वेस्ट इंडीज़ की टीम को शिकस्त देकर सीरीज़ 1-1 से बराबर कर ली। शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और अपनी इस उम्दा कारकर्दगी की वजह से उनको मैन ऑफ द मैच भी करार दिया गया और फवाद आलम, मैं समझता हूँ कि उनको मुश्तरका तौर पर मैन ऑफ द मैच देना चाहिए था, लेकिन बहरहाल शाहीन शाह अफरीदी को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया और पाकिस्तान बिल आखिर इस सीरीज़ को 1-1 से बराबर करने में कामयाब हो गया। लेकिन मिसबाउल हक का कोविड टेस्ट मुस्बत आ गया और इसके अलावा कल जो है वो गवर्निंग बोर्ड का इजलास भी हो रहा है और इजलास के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई कोना मश्क स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और इस्लामाबाद रीजन को भी हेड किया उन्होंने, शकील शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम, अली खैरियत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शेख साहब। और शेख साहब, जानना मैं आपसे ये चाहूँगा कि कल जो इजलास हो रहा है, क्यों अब उसमें असद अली साहब उनकी जो मुद्दत है वो ख़त्म हो गई है, एहसान मानी साहब की मुद्दत, उनका टेन्योर ख़त्म हो गया, तो अब अगर इस इजलास में ये दोनों हजरात बैठते हैं तो किस हैसियत में, किस कैपेसिटी में बैठेंगे? नहीं अली, वो तो बात बिल्कुल क्लियर है ना, क्योंकि आईपीसी मिनिस्ट्री ने जो नोटिफिकेशन किया था वो 24 अगस्त को किया था 2018 को। एहसान मानी साहब का भी किया था और असद अली खान का भी, और ये राइट प्राइम मिनिस्टर का था और आईपीसी मिनिस्ट्री नहीं करना था। उस पर फिर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 27 तारीख को एक लेटर इशू किया था, लेकिन उसमें भी लिखा हुआ है कि 24 तारीख को इन दोनों का टेन्योर शुरू होगा 3 साल के लिए। अब 3 साल जो है, अगर 24 तारीख को आप आए हैं 2018 की, तो ये 23 अगस्त को ये खत्म हो जाता है पीरियड। अगर ये जाएंगे, इजलास करेंगे या ये दोनों हजरात बैठेंगे, ये इलीगल होगा। जो मेरे ख्याल में या आम लीगल ओपिनियन है लोगों का, वो ये है कि इस वक्त हेडलेस बोर्ड है। चेयरमैन जो है वो, क्योंकि बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर नहीं रहे हैं, असद अली खान भी मेंबर नहीं रहे हैं, उनका टेन्योर खत्म हो गया और प्राइम मिनिस्टर ने ना इनको एक्सटेंशन दी है और ना कोई दूसरा लगाया है। लेकिन मैंने अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं देखी इनका बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास हो रहा है नहीं हो रहा है। उसमें एक प्रोविजन जरूर है वाइस चेयरमैन के लिए, मगर अगर इजलास प्रॉपर हो, लीगल हो, इजलास बुलाने के लिए आपको पता है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर के अगर रिक्वेजिशन पे आप बुलाते हैं तो 5 बंदे चाहिए और अगर चेयरमैन बुलाता है तो फिर एक डिफरेंट सूरत हाल है। अभी मैंने इनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं देखी कि ये, देखिए जराए पे सारी बात चल रही है। अब इस इजलास की अगर इजलास होता है तो अब इसकी आईनी हैसियत क्या आप देख रहे हैं?
ये कोई आईनी हैसियत नहीं है और कोई लीगल हैसियत नहीं है, और उस इजलास के होने के बाद जो फैसले होंगे इनकी कोई असरात नहीं होंगे, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, क्योंकि ये इलीगैलिटी होगी इनके पार्ट पे। और ये मेरा ख्याल है जो अभी क्राइसिस चल रहा है ये उसको एग्रीवेट करेगा, उसको बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। खामखा आप कर रहे हैं। देखिए, आप इंतजार करें, प्राइम मिनिस्टर का ये राइट है कि 2 आदमियों को बोर्ड ऑफ गवर्नर में उन्होंने नॉमिनेट करना है, जो उनका राइट है, जो कोई नहीं ले सकता, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। आप इंतजार करें कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपको दोनों को एक्सटेंशन देते हैं 3 साल के लिए, या कोई 2 नए लोग लगाते हैं। ये जो बातें हैं ना कि जी वो 6 महीने के लिए, 3 महीने, 1 साल या 2 साल के लिए, इसकी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ फुल टर्न्योर, और वो 3 साल का लिखा हुआ है। ये जो गपशप है ना, ये चौकों की और इधर उधर की, ये वाली नहीं चलेगी। देखें, एक डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है पीसीबी का, पीसीबी ने उसको फॉलो करना है, दैट्स ऑल। और अगर फॉलो नहीं करेंगे उसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। देखें, आईसीसी भी देख रहा है, पैटर्न भी देख रहा है, और पैटर्न ने क्योंकि दिया ही नहीं है किसी को। आप देखें ना, पैटर्न के पास तो पूरी एक गवर्नमेंट की मशीनरी है, पूरी इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की मिनिस्ट्री है, वहाँ एक्सपर्ट बैठे हैं, लीगल एक्सपर्ट भी बैठे हैं, वो बता देंगे। फिर लॉ मिनिस्ट्री भी है। तो ये तो नहीं है कि भाई प्राइम मिनिस्टर वैसे बैठे हुए हैं कि वो आए और फाइल दी। ज़ाहिर वो एक लीगल ओपिनियन बनाते हैं, लोग उनको गाइड करते हैं, समरी देते हैं। तो इसलिए ये एक बड़ा डीप क्राइसिस है मेरे ख्याल से। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बोर्ड ऑफ गवर्नर है, ये डिसफंक्शनल हो चुका है एक, और मेरे ख्याल में चेयरमैन का जो अच्छा, अगर डिसफंक्शनल हो चुका है तो फिर ये बताएगा कि जिस तरह से इत्तलात आ रही हैं कि इस इजलास में डिसाइड होगा कि वाइस चेयरमैन कौन होगा। पहले तो ये कि वाइस चेयरमैन की जो ये पोस्ट है ये क्रिएट की जा रही है। इससे पहले कभी वाइस चेयरमैन हमने सुना नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो, या अगर हुआ भी होगा तो बहुत अरसे पहले इस तरह का कोई एक पोस्ट क्रिएट की गई होगी। तो ये बताएंगे वाइस चेयरमैन की फिर जब डिसफंक्शन हो चुका है तो फिर अप्रूवल बीओजी कैसे दे सकता है? मैं वही कह रहा हूँ कि वो बुला ही नहीं सकते, और अगर बुलाएंगे, देखिए वाइस चेयरमैन की ना एक प्रोविजन है इस कॉन्स्टिट्यूशन में। उस प्रोविजन में वो वाइस चेयरमैन जब बनता है बोर्ड, प्रोविजन तो है, लेकिन क्या इससे पहले कोई वाइस चेयरमैन रहा है पीसीबी में? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह का हुआ ही नहीं ना कभी। लोग जो थे अपने अपनी नॉमिनेशन, पीएम की नॉमिनेशन हो या इलेक्टेड लोग हों या दूसरे हों, वो बहुत पहले आ जाते थे। देखिए, हमारे दौर में भी आपको पता है, शहरयार साहब हों, ज़का अशरफ साहब हों, नसीम अशरफ साहब हों, नजम सेठी साहब हों, सारों के नोटिफिकेशन काफी दिन पहले हो गए थे। मेरे पास सारे नोटिफिकेशन भी पड़े हुए हैं। ये नहीं है कि कोई आखिरी दिन जाके हुआ है, और आखिरी दिन के भी बाद नहीं हो सका। आज तो देखें 25 तारीख है, सुबह आपको पता है 26 तारीख है। तो मेरा तो ख्याल है कि देखें कोई वजह तो होगी ना। आफ्टर ऑल देखें, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है वो क्रिकेट के भी लीजेंड हैं, उनको सब पता भी है क्रिकेट का। और दूसरी बात है कि वो अब प्राइम मिनिस्टर रहते हुए उनको 3 साल हो गए हैं, तो उनको इन चीजों का तो पता है। अगर उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, डिस्पाइट इसके कि वो एहसान मानी साहब को भी मिले हैं, फिर रमीज राजा साहब को भी मिले हैं, दोनों को मिलने के बाद, सुनने के बाद अभी तक 3रा दिन आ गया है कि उन्होंने कोई फैसला नहीं किया, तो अपना अली भाई कोई तो वजूहात होंगी ना। स्पेकुलेशन करने की क्या जरूरत है? मैं तो स्पेकुलेशन नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको रखें उसको रखें, जिसको मर्जी प्राइम मिनिस्टर। अच्छा चले, वो तो उनकी सवाबदीद है ना शेख साहब के, वो किसको रखें। लेकिन आपका एक बड़ा अरसा गुजर गया है इस दश्त में और बड़ा आपका एक्सपीरियंस है। अगर मैं पूछता हूँ शकील शेख साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, कि एहसान मानी और रमीज राजा कौन सूटेबल है? नहीं, मैं तो बिल्कुल साफ कहूंगा, बिल्कुल 2 टोक इसमें बात है कि रमीज राजा बहुत बेहतर है। और आप अगर रमीज राजा को देखें, हमने इनके साथ काम किया हुआ है, रमीज राजा साहब के साथ, जब जैसे ये होते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और फिर शहरयार साहब के दौर तक ये रहे थे, और इन्होंने बड़ी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की थी। इन्हीं के दौर में फिर ट्रीटमेंट सिस्टम भी आया था, आपको याद होगा। दूसरी बात यह है कि इनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है दूसरे ममालिक के साथ। जितने भी आईसीसी के टेस्ट प्लेइंग नेशन हो या दूसरे हो या आईसीसी की वर्किंग में हो, इनका बड़ा तजुर्बा है। एक तो ज्यादा दोस्ती भी है इनकी, मुझे बिल्कुल फैक्चुअल ये बात पता है, ज्यादा दोस्ती भी है। एक कॉल पे सारे सब बातचीत भी कर लेते हैं, तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट को ना इंटरनेशनल सतह पे या आईसीसी के। अच्छा साहब, वक्त मेरे पास महदूद है, आखिरी मेरा सवाल है, मुझे ब्रेक पे जाना होगा। अगर जिस तरह आपने कहा कि इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो रमीज राजा विल बी द आइडियल एंड सूटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के कि अगर हम एहसान मानी और रमीज राजा साहब को लेके चलते हैं तो ये केमिस्ट्री कैसी रहेगी? क्या ये चल सकता है मामला आगे? नहीं, देखो ना, जो एहसान मानी साहब है ना, इनका 3 साल दौर आपने यहाँ देख लिया है, ठीक है।
अब इनके पूरे 3 साल हो चुके हैं 23 तारीख को, 23 अगस्त को। वो इनका जो सारा जितने भी इन्होंने काम किए थे हमारे सामने, ये एक डार्क इरा था पाकिस्तान क्रिकेट का। पाकिस्तान क्रिकेट टोटली इंटरनेशनल लेवल पे भी और डोमेस्टिक लेवल पे भी और मैनेजमेंट वाइज भी डिक्लाइन हुई है सारी की सारी। और इतनी डिक्लाइन हुई है कि मुझे तो शक पड़ता है कि कई लोग सोच रहे होंगे कि उनको पॉलिटिकल कैपिटल पे करना पड़ेगा, इस पे उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। क्योंकि देखें आपके सामने क्लिप चले हैं, मैं कोई वो बात नहीं कर रहा जो हवा में है कि बच्चों की जॉब्स गई हैं और कोई रिक्शा चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, इंतहाई नुकसान हुआ है बच्चों। फिर जो टोटल ग्रास रूट लेवल की इंटरसिटी क्रिकेट और जो एसोसिएशनें थी, ये सारी की सारी बंद पड़ी हुई थी 2 साल से। हालांकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी नया 19 अगस्त 2019 को आ चुका था, मगर इनका दौर जो था ये डार्केस्ट पीरियड ऑफ पाकिस्तान, इनका एरा जो था डार्केस्ट था। थैंक यू सो मच शेख साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और इंटरसिटी क्रिकेट पे बात कर रहे थे, ग्रास रूट क्रिकेट बात कर रहे थे। तो आज जो हमारा मौजू है वो यही क्रिकेट है कि किस तरह से इंटरसिटी क्रिकेट या रीजनल क्रिकेट को फ्लरिश किया जा सकता है, किस तरह से जो है वो अपने पांव पे खड़ा किया जा सकता है इस क्रिकेट को। और इस हवाले से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्या सोच है, रीजन्स की क्या सोच है, किस तरह से उनका टाइम फ्रेम को लेकर चलेंगे, क्या उनका मॉड्यूल होगा, किस फाइनेंशियल मॉडल पे काम करेंगे, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस शो में। और साथ साथ अफगानिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट को भी डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे सिंध क्रिकेट एसोसिएशन के एक बहुत ही इंतहाई और काबिल मोहतरम शख्सियत सलीम करीम साहब के, जिनको आईसीसी ने उनकी खिदमात के हवाले से मेडल भी दिया हुआ है। और जबकि दूसरी शख्सियत होंगे जिन्होंने अफगानिस्तान की टीम को अपने पांव पे खड़ा करने में इंतहाई अहम रोल प्ले किया। पाकिस्तान की जानिब से वहां पे वो डेपुटेशन पे गए, अफगानिस्तान की टीम को कोच किया। कबीर खान साहब जो पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ हैसियतों से क्रिकेट से वाबस्ता रहे और अब भी एक बहुत ही अहम रोल पे मौजूद है, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। ये दोनों साहिबान हमें ज्वाइन करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर लिया है अब सलीम करीम साहब ने, जो सिंध क्रिकेट एसोसिएशन के साथ इस वक्त मुंसलिक हैं। एक बड़ा नाम है, कराची के हवाले से लोग इनको जानते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसको इन्होंने हेड किया। जबकि दूसरी शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद हैं, जिस तरह मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि अफगानिस्तान की टीम के हेड कोच रहे और पाकिस्तान के साथ सिलेक्टर भी रहे, पाकिस्तान के क्रिकेट को बहुत ज़्यादा इन्होंने सर्व किया। कबीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। सलीम भाई, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि अब पीसीबी जो है वो प्राइवेटाइज करने के लिए जा रहा है और रीजन्स को ऐसा कहा यह गया है कि अपने पांव पे खुद खड़े, अपने फंड खुद जनरेट करें। तो क्या सोच है इस वक्त जिसको लेकर आप आगे आए? देखिए, मैं पिछले 6 साल से क्रिकेट से बिल्कुल दूर था और ऑलमोस्ट मैं खुदा हाफिज कह चुका था। मायूस हो गए थे? मायूस नहीं, थक गया। मतलब 8 साल मैंने डिसेबल क्रिकेट को लगातार मतलब उसमें कोई ब्रेक नहीं था। फिर 4 साल उसके पीछे में रहा, लेकिन अपने कबीर भाई जो है ना वो मेरे पीछे पड़ गए। आपको आना पड़ेगा कराची। फिर इस एक तो ये भी बात थी, दूसरी ये बात थी जब ये इनकी जो बिडिंग हो रही थी ना उसमें कराची की तरफ से कोई गया नहीं था, तो मुझे वो भी अच्छा नहीं लग रहा था यार, कराची की तरफ से। फिर उसमें मैं गया था, लेकिन बिडिंग इनको मिल गई। वहाँ से फिर मैंने फिर छोड़ दिया और फिर ये मेरे पीछे पड़ गए कि नहीं आना। अच्छा, इस वक्त कौन कौन लोग हैं आपके साथ और मजीद अगर बात की जाए? अली है, अली हसन है, इमरान साहब भी हैं। इमरान साहब है। अभी तो क्योंकि अभी हमें बैठने का भी मौका नहीं मिला है, अभी पूरी टीम बनेगी हमारी और हम उस पर भरपूर काम करेंगे, क्योंकि अभी तो हम मोटी मोटी बातें देख रहे हैं सिर्फ, और इसको कैसे क्योंकि आपको पता है आसान नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये तनकीद भी करते हैं कि अब कबीर भाई जैसा बड़ा नाम आपके साथ ठीक है मुंसलिक है, लेकिन बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि अली हुसैन तो केसीसी से भी वाबस्ता रहे, खुद भी बड़ा एक ज़बरदस्त मोहम्मद हुसैन क्रिकेट क्लब रन करते रहे, बड़ी उनकी खिदमात हैं क्लब क्रिकेट के हवाले से। लेकिन कुछ ऐसे नाम है कि जो लोगों ने सुने नहीं। आपका भी एक बड़ा नाम है, ICC ने आपको रिकगनाइज़ किया आपको, लेकिन बाकी कुछ ऐसे नाम हैं जो इतने ज़्यादा इन नहीं है। तो उनको लाने का क्या मकसद है? क्या इसकी वजह ये है कि जो अपने फाइनेंशियल मॉडल उसको बेहतर करना है? जाहिर सी बात है, देखें हर आदमी क्रिकेट से रिलेटेड नहीं होता, लेकिन बिजनेसमैन होता है, उसके एक सराउंडिंग होती है, उसके नाम होता है, उस आपको पता है हर चीज़ जो है ना एक दूसरे से कोरिलेट है। तो इसीलिए हमने उनको ऑन बोर्ड रखा हुआ है। सही, ठीक है। कबीर भाई, आप पेशावर से ताल्लुक़ यहाँ सिंध की टीम के साथ आपका मुंसलिक होना, ठीक है, पूरा पाकिस्तान आपका अपना है, लेकिन फिर भी
सवाल तो बनता है। अच्छा, असल में हम लोग बेसिकली हमारे दोस्त हैं जिन्होंने बीट की था, और हम लोग आ रहे थे क्रिकेट में एक नया रेवोल्यूशन लाने के लिए। बेसिकली उनको मोटिवेट करने का ये था कि क्रिकेट में अच्छे लोग आएँ जो क्रिकेट को ख़राब ना करें, क्योंकि क्रिकेट ऑलरेडी थोड़ी सी ख़राबी की तरफ जा रही थी। हम नहीं चाह रहे थे कि कोई पैसे की बलबूते पे आके क्रिकेट को ख़राबी की तरफ ले जाए। मैं इसमें इन्वॉल्व इस तरह से हुआ कि कराची, क्योंकि मैं आता जाता रहता हूँ और उनको ये लगा कि मैं क्रिकेट एक्सपर्ट हूँ, तो हम लोगों ने जो कराची में जो बेस्ट लोग थे, जो हमें नज़र आए कि जो हमने 2 बंदे देने थे प्रिंसिपल स्पॉन्सर की तरफ से, तो हम लोगों ने चूज़ किया कि हम लोगों का कोई रोल नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग इसमें एज ए बिडर आए भी हुए हैं, जो मेरे दोस्त अब आए हुए हैं, हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग इससे दूर रहें, और लोग यहाँ के लोकल लोग जो यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, ज़ुबान को भी समझते हैं, और यहाँ के लोकल सारे लोगों को समझते हैं, सब डायनामिक्स समझते हैं, वो लोग आके इधर काम करें और वो बेस्ट काम करेंगे, और हम लोग जाके सपोर्टिंग हैंड में उनके साथ प्लान्स करें। और जो क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस है वो आप अपना शेयर करें उनके साथ। ऑलराइट सलीम करीम साहब, अब चूँकि वक्त बड़ा महदूद है, अभी नेशनल T20 बिल्कुल सर पे आ रहा है, और अब जिस तरह कोविड ने मामला को बड़ा मुश्किल किया हुआ है, तो प्लान क्या है आपके लोगों के पास? देखिए, हमें टाइम बहुत कम है। स्पॉन्सर हम देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि स्पॉन्सर आ जाए। अगर नहीं भी आया तो कोई नहीं, हमारे पास 2 साल है, हमारे पास काम करने का टाइम है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सीधी लाइन पे लाना है। और प्लान कर रहे हैं कि हम अभी कि 2020 को बहुत ही कम टाइम है, तो वो भले निकल जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन आगे वाला वक्त जो है ना अच्छा आएगा, आपको अच्छा नज़र आएगा, अच्छी टीम होगी हमारी, हर स्टेप, हर चीज़ में, मार्केटिंग हो गया, ग्रास रूट हो गया, हमने सब पे काम करना है। तो आपको पता है ना, टाइम चाहिए हर चीज़ के लिए, तो टाइम के साथ साथ सब चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, इस हवाले से कुछ मीटिंग्स हुई है आपकी, किस तरह से काम कर रहे हैं आप लोग? अभी हमने कोई बड़ी मीटिंग नहीं की, आपस में ही हमने बस बैठ के ना कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, कैसे लेके चलना है, ये अभी रोज़ डे बाय डे हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। ऑलराइट, चूँकि सिंध क्रिकेट के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जहाँ हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, वहाँ पे जब अच्छा करते हैं तो हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। और ये एक अच्छा स्टेप इसलिए कहा जा सकता है कि अगर हर रीजन जो है अपने पाँव पे खुद खड़ा होगा, अपने फंड जो है वो खुद जनरेट करेगा, तो इससे न सिर्फ क्रिकेटर्स को फ़ायदा होगा, क्रिकेट फ्लरिश करेगी, और इससे क्रिकेट का स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। तो ये पहला स्टेप है, और आज GTV को, जी स्पोर्ट्स को ये एजाज़ हासिल हो रहा है कि इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ सिंध क्रिकेट एसोसिएशन के एक इंतहाई कोनामश मेंबर मौजूद हैं, सलीम करीम साहब, और साथ साथ मशावरत शामिल है कबीर खान साहब की। लेकिन इन्होंने अफगानिस्तान की क्रिकेट को भी अपने पाँव पे खड़ा किया। ज़रा इनसे बात करेंगे। इस वक्त अफगानिस्तान की सीरीज़ मुलतवी हो गई है, और आपने हेड कोच किया रहे हैं आप अफगानिस्तान की टीम के। ये सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट थी दोनों मुल्कों के लिए? मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों के लिए इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अफगानिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वो बहुत सालों से चाह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ एक सीरीज़ खेलें, और वो अपने जो उनको एक वक्त में अभी भी फ़िलहाल दे थिंक के दे कैन बीट अस, तो वो उनके लिए भी एक मौका था, और हमें भी मौका, हमारे पास। और दे कैन, वेल, वो तो मैच खेल के पता लगेगा। वो देखें, बहुत सारे लोग समझते हैं कि दे कैन बीट अस, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितने एक्सपीरियंस पाकिस्तान की टीम है, और जितना हम लोग पिछले दिनों में वर्ल्ड कप में आपको पता है बहुत ही बचे थे, बहुत हाँ मुश्किल से बचे, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन बच तो गए थे। मैं ये कह रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ डे आई हैव टू सपोर्ट पाकिस्तान, एक नंबर 1। नंबर 2 जो है, जो प्रेशर वाला जो सिनारियो है, मैं समझता हूँ कि हम लोग बेटर खेलेंगे। प्रेशर उन पे होगा अब, क्योंकि दे थिंक दे आर फेवरेट ना। जब हम फेवरेट होते थे तो हम पे प्रेशर होता था, लेकिन जब अब वो समझते हैं कि वो फेवरेट है तो उनको भी एडिशनल प्रेशर। आपने उनको कोच किया, आप उनकी नफ्सियात से जानते हैं, अभी जिन हालात से गुजर रहे हैं, डेफिनेटली ये आउट ऑफ कंट्रोल है किसी के लिए भी, किसी भी ह्यूमन के लिए, कि अगर सिचुएशन लोअर ऑर्डर की अच्छी नहीं होती है, या पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी नहीं होती है, इम्पैक्ट या इफेक्ट तो उसका आता है। तो अब यहाँ से उनकी जो साइकी होगी, सोच होगी, वो क्या होगी? क्योंकि कल मेरे साथ रईस अहमद जई मौजूद थे, ये नाम आप जानते हैं। उनका ये कहना था कि खिलाड़ी इस चीज़ को नहीं सोचते, खिलाड़ी मुख्तलिफ लीग्स खेल रहे हैं, वो इतना प्रेशर फील इस चीज़ का नहीं करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि फील करेंगे, इसका इम्पैक्ट आएगा? देखिए जी, हर बंदे पे इसका इम्पैक्ट आता है। दे आर स्ट्रॉन्ग पीपल, हमें पता है, और प्लस वो पिछले 40-50 साल से इसी कंडीशन से गुजर रहे हैं कि किसी के रिश्तेदार किसी न किसी हादसे के जद में आ जाते हैं, और मैं उनके साथ इस चीज़ का गवाह रहा हूँ कि हमारे साथ टूर्स पे रहें, लेकिन वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, और वो उनकी सोच भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और दे एक्सेप्ट इट। लेकिन अब जो करंट कंडीशंस हैं उसमें क्योंकि उनके कुछ प्लेयर्स ने बाकायदा ट्वीट किए कि अफगानिस्तान और काबुल के मतलब कि जल रहा है, मेरा घर जल रहा है, XYZ, तो वो दैट शोज़ कि अब उनकी जो सिंपैथीज़ हैं और जो जिस तरीके से सोच रहे हैं वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है।
अब उनको पीस चाहिए मुल्क में भी, और वो क्योंकि पीस एम्बेसडर रहे सारे, स्पोर्ट्स इटसेल्फ इज़ अ पीस के लिए गेम होता है। मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये अच्छा इकदाम है इन द सेंस के प्लेयर्स को पीस ऑफ माइंड के साथ पूरा रिलैक्स हो के फिर टूर्नामेंट खिलाएं, ताकि प्लेयर्स को भी कोई मसला ना हो और वो पूरे खुल के फिर खेलें, ताकि कल ये एक्सक्यूज़ ना हो कि हम मेंटली अच्छे नहीं थे। मेरे ख्याल में जो मैं एज ए अपोनेंट, अब मैं पहले उनका कोच था, अब मैं पाकिस्तान की तरफ से बोल रहा हूँ, लेकिन आप उनकी नफ्सियात को सामने रख के बात कर रहे हैं। मैं एज एन अपोनेंट अब पाकिस्तान की तरफ से बात ये करूँगा कि मैं नहीं चाहूँगा कि वो मेरे साथ वीक कंडीशन में खेलें। मैं चाहूँगा कि फुली प्रिपेयर होके आएँ, 100% होके खेलें, और फिर अगर वो जीतते हैं तो जीतें, लेकिन अगर हमको हराएं तो उनके पास कोई एक्सक्यूज। अल्टीमेटली जो मकसद था इस सीरीज़ का वो ये था, ICC वर्ल्ड T20 जो वर्ल्ड कप हो रहा है इसकी तैयारियों के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी इनफैक्ट इस सीरीज़ को ले रहा था, और अगर दोनों टीमें अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आएंगी, अच्छे हालात में खेलेंगी, तो डेफिनेटली इसका जो फ़ायदा है वो दोनों ही टीमों को होगा। मज़ीद पाकिस्तान की क्रिकेट, अफगानिस्तान क्रिकेट और सिंध की क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान सीरीज़ के हवाले से और साथ साथ सिंध की क्रिकेट के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान ने टेस्ट मैच भी अपने नाम किया और सीरीज़ को इक्वल करने में पाकिस्तान की टीम कामयाब हुई। शाहीन शाह आफरीदी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, जिनका पेशावर से ही ताल्लुक बड़े ज़बरदस्त प्रॉस्पेक्ट हैं, और उन्होंने ना सिर्फ इस सीरीज़ में, इस टेस्ट मैच में बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, मैन ऑफ द मैच करार पाए। तो क्यों ना कबीर खान से पूछें, जो खुद भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं अपने दौर के बड़े ज़बरदस्त, और इनका भी ताल्लुक चूँकि KP से ही है, तो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं शाहीन के बारे में। KP से बड़े अच्छे फास्ट बॉलर सामने आ रहे हैं। माजी में जब आप आए या अरशद खान खेले, सबसे पहले फ़र्रुख जमान खेले, अमूमन प्लेयर आते नहीं थे, फिर अख्तर सरफराज, आप अरशद खान ने एक सिलसिला शुरू किया, हम अब देख रहे हैं फिर यूनुस खान और इस तरह के रियाज आफरीदी, बड़े प्लेयर सामने आए। कल्चर क्या है वहाँ पे क्रिकेट का? देखिए जी, बेसिकली एक तो बिल्ट आउट से कि फास्ट बॉलर्स के लिए बिल्ट उनकी अच्छी है, क्योंकि जो उस इलाके का बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड होते हैं, बोन्स, हाइट अच्छी होती है, और नेचुरल गिफ्ट है, और उसके साथ एग्रेसिव होते हैं। तो एग्रेसिवनेस जो है फास्ट बॉलिंग में ज़्यादा काम आ जाती है बनस्बत एज अ बैट्समैन। लेकिन हम लोगों ने बैट्समैन भी अच्छे प्रोड्यूस किए बाद में। शुरू में हम लोग बैट्समैन प्रोड्यूस नहीं करते थे, सिर्फ बॉलर्स करते थे। शाहीन की अगर बात की जाए तो इस सीरीज़ में स्पेशली बहुत रिफाइन नज़र आए। उन्होंने हार्ड वर्क तो किया है और ही इज़ वेरी टैलेंटेड, लेकिन यहाँ पे जब उनको जो गेंद रिवर्सिंग हुआ है लेट, और स्पेशली जो ओवर द स्टंप गेंद अंदर आया, वो वसीम अकरम की वो टच आ जाती है जो वो करते थे इवन ऑन अ गुड बैटिंग ट्रैक। मतलब इतना एज ए क्वालिफाइड कोच, ऐसे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, आप क्रीज का इस्तेमाल भी उन्होंने काफ़ी बेहतर किया, वो आप बेहतर बता सकते हैं कि क्रीज का इस्तेमाल जिस तरह से उन्होंने किया? बिल्कुल, वही कह रहा हूँ कि रिफाइन नज़र आ रहे हैं। उसने काम किया बहुत सारा, जहाँ करीब आना है विकेट के, जहाँ थोड़ा सा दूर होना है, और जहाँ पे बैट्समैन को डिसीव करना है, क्योंकि बैटिंग विकेटों पे इतना आसान नहीं होता आउट करना। और यहाँ पे जब उन्होंने आउट किया, इतनी ज़्यादा सपोर्टिंग पिचेस नहीं है, यहाँ पे आउट करना इज़ अ रियल आर्ट टू बी ऑनेस्ट। और मुझे लगता है कि ये तो सब प्रेडिक्ट करते हैं, इसमें कोई ढकी चुपी बात है नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ये लड़का बहुत काम आएगा। इससे पहले मैं सलीम भाई की तरफ जाऊँ, रिजवान ने भी बड़ी ज़बरदस्त फ्लरिश कर रहे हैं, उनका कैरियर बड़ा अच्छा जा रहा है, विकेट कीपिंग भी उन्होंने काफ़ी अच्छी की। विकेट कीपर भी पहले इतने नहीं आते थे, वसीम यूसुफी थे जो आए थे, उसके बाद अभी फिर हम रिजवान को देख रहे हैं। तो क्या आपको क्या ऐसा लगता है कि मतलब रिजवान का कैरियर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, रिजवान इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ हार्ड वर्क और ट्रस्ट करना अपने ऊपर, वो बिलीव रखना। क्योंकि अगर आप उसको देखें पूरे सीज़न उन पे अगर वो एक कप्तान के अंडर खेल रहे थे और उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी, क्योंकि आपका विकेट कीपर कप्तान हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कंटिन्यू, और उन्होंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी और टीम में अपनी जगह, प्लस उन्होंने बहुत सारे ऑड्स को गलत साबित किया। लोग कहते थे T20 का प्लेयर नहीं है, T20 में कैसे खिलाएं। मतलब मैं एज अ सिलेक्टर रहा पाकिस्तान में जब वो खेल रहे थे, तो हम लोगों के साथ ये क्वेश्चन आंसर चल रहा था कि T20 में कहाँ खिलाएं इसको, पीछे 6 नंबर पे जाएगा तो हार्ड हिट नहीं कर सकता, छक्के नहीं मार सकता। अब वो सारी चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। तो ये जो होता है, जब आप स्टैंप लगते हैं और आप स्टैंप को रिमूव करते हो, ये क्वालिटी होती है। मैं उन प्लेयर की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं फवाद की दिल से इज्जत करता हूँ, क्योंकि उन अगेंस्ट दिल से इज्जत करते, खिलाते क्यों नहीं थे फवाद को? सर मैं वही कह रहा हूँ कि हम जब मैं वापस आया, जब पाकिस्तान में था ही नहीं, जब मैं वापस आया, मैं ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब हम लोग सुई गैस के साथ असाइनमेंट हुई, तो मैं इनके घर गया और इनके वाले साहब के साथ मैं हाउस बिल्डिंग से खेल चुका हूँ। मेरे टीममेट थे, मेरे सीनियर बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं।
और इसकी जो स्टोरी सुनते हैं आप तो आप परेशान हो जाते हो, उसके स्टैट्स देखते हो परेशान हो जाते हो। तो मेरे मुंह से वैसे निकल गया उस वक्त कि यार सर मैं तो अभी कुछ नहीं हूँ, अगर मैं कभी सिलेक्टर बना तो अल सपोर्ट है। और अल्लाह का शुक्र है जब मैं सिलेक्टर बना तो हम लोगों ने 20 में डाला, फिर मिसबा की मेहरबानी उसने खिलाया और आज वो अलहदा से। अभी इन्होंने हाउस बिल्डिंग का जिक्र किया तो मुझे याद आया उस नौजवान कबीर खान का जिक्र कि जब नया नया हाउस बिल्डिंग से खेलने के लिए आया था और उसको कहा गया कि स्पोर्ट्स बोर्ड के कमरे में आप जाकर रिहाइश इख्तियार कर लें, तो वो नौजवान कबीर खान थोड़ा नाराज भी हो गया था। मौजू तो वो नहीं है लेकिन हुआ क्या था वैसे वो? नहीं जी, नाराज़ हुई तो मैं डर गया था उसमें जो अब नेशनल स्टेडियम के अपोजिट एक बिल्डिंग है और पूरी टीम चली गई दूसरे शहर में, वो मुझे ट्रायल के लिए रोक लिया था उन्होंने। तो मुझे जब पता चला कि यहाँ पे जिन है और एक 19 साल का लड़का घर भी छोड़ के आया हुआ है ना, उसको पुश्तों के अलावा कोई इतनी ज़्यादा उर्दू ज़बान भी नहीं आती। मैंने कहा अगर जिन से उर्दू बोलना पड़ी उसके साथ क्या करेंगे। तो बहरहाल कबीर खान साहब एक बड़ा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है और जिस तरह हम बार बार अपने प्रोग्राम में कहते हैं कि जो भी कोई नौजवान प्लेयर आता है उसको हम फ़ौरन रिजेंबलेंस दे देते हैं कि अगर बासित अली खेलने के लिए आते हैं कहते हैं जावेद मियादाद मिल गया, सलीम मलिक खेलने के लिए आते हैं तो कह देते हैं डीन जॉन्स मिल गया। इस तरह इनका कैरियर भी इसीलिए ज़्यादा शायद इसीलिए ख़राब हुआ कि जब ये आए तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वसीम अकरम हमें मिल गया। इससे इन पे भी एडिट प्रेशर आया और फिर लोगों के जहन में भी एक ऐसा ऑरा आ गया वसीम अकरम वाला कि जो जितनी भी ये परफॉर्मेंस देते हैं लोग फिर वसीम अकरम से जो है वो इनका मुकाबला करने लगे। तो ये चीज़ भी जो है वो थोड़ा सा प्लेयर्स के कैरियर पे जो है वो इम्पैक्ट डालती है। लेकिन सलीम साहब आप तो बहुत खुश होंगे कि आपके सिंध के प्लेयर, क्योंकि आप सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंध को आप एक ब्रांड बनाने जा रहे हैं, सिंध की क्रिकेट को फवाद आलम परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। फवाद आलम की इस परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? वेरी गुड परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ही। दुख ये हुआ कि मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए। देखिए अगर ये रन ना करता और रन नहीं होते बोर्ड पे तो शाहीन अफरीदी को फिर डबल मेहनत करनी पड़ती। तो मेरे हिसाब से उनको ये इनका जो है ना मैन ऑफ द मैच इनका हक बनता था, क्योंकि बोर्ड पे रन इन्होंने लगा के दिए थे। ठीक है, चले रन तो कर दिए, लेकिन अब थोड़ा सा आपकी एसोसिएशन की तरफ आ जाते हैं। इस टाइप के जो प्लेयर हैं, चाहे वो सिंध के हों, पंजाब के हों, सेंट्रल पंजाब के हों, सदर्न पंजाब के हों, नॉर्दर्न के हों, लेकिन चूंकि आप सिंध को रिप्रेजेंट करें इसलिए पर्टिकुलर सिंध के हवाले से मैं सवाल करूंगा, क्या मुस्तकबिल में हम ऐसे कोई प्राइम देखेंगे कि अगर कोई सिंध का प्लेयर परफॉर्मेंस करता है, इस तरह भी शाहीन अफरीदी ने परफॉर्म किया, केपी का रीजन है, वो अपने प्लेयर के एजाज़ में इंडिविजुअल जो है वो तकरीबात करें, उनको ऑनर दे, पीसीबी की तरफ ना देखे? जाहिर सी बात है पीसीबी भी जो अभी हमें इस तरफ लाए है ना, रीजन को प्राइवेटाइज करने का मकसद ये है कि आप जो भी खेले अच्छी परफॉर्मेंस दे, आप उसको ऊपर के। ये हमारे यहाँ ना हीरो बनाने का रिवाज नहीं है, हीरो खुद बनते हैं लोग, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को हीरो बनाएं और उनको ये बताएं कि हीरो कैसे बनते भी हैं। यानी वो तो बन भी रहे, परफॉर्मेंस होती है, समटाइम बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है लेकिन कोई पहचानता ही नहीं है। कराची के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन कोई पहचानता ही नहीं है, तो उस पहचान को ऊपर लाना है। ठीक है, जिस तरह आपने डिसेबल में भी किया, आप डिसेबल का जो एक्सपीरियंस है आपका वो कितना काम आएगा इस तरह की क्रिकेट को फ्लरिश करने में? सर बहुत काम आएगा सर। हमने उन बच्चों को तो जीरो से सिखाया था। मतलब खाना कैसे खाना है, बैठना कैसे है, तो वो तो बहुत ही काम आएगा हमें इसके अंदर। ठीक है, हम बात करें अब जिस तरह शाहीन अफरीदी ने परफॉर्म किया, आपको क्या लगता है कि अब आमिर की जगह बनती है या आपको लगता है ऐसा कि आमिर पे फुल स्टॉप लग गया? देखिए अब आपने पहले ही कहा था कि कंपेरिजन नहीं करना चाहिए। ना किसी की क्रिकेट कोई ख़त्म कर सकता है ना शुरू कर सकता है। ये टोटली प्लेयर पे डिपेंड करता है कि वो अपनी फिटनेस को कैसे लगता है, वो अपने आप को परफॉर्मिंग लिस्ट पे लेके आ सकता है कि नहीं ले सकता, वहाँ पे खड़ा हो सकता है जहाँ पे उसको चाहिए कि नहीं चाहिए। और बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है ग्राउंड। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं दिल से इज्जत करता हूँ फवाद की, तो इसलिए तो करता हूँ कि वो बार बार जाके सेंचुरी करके आपको बताता था कि मैं हूँ। ठीक है ना। अब जब आपको लोग कहते हैं कि आप इतने अच्छे नहीं हो, आप उस मुकाम पे नहीं हो, आपके पास एक बहुत बड़ा स्टेज है कि आप आओ फर्स्ट क्लास खेलो, डोमेस्टिक क्रिकेट में आउट करो, दिखाओ लोगों के आई एम स्टिल देयर, मैं अभी मुझ में जान है, आई एम स्टिल देयर। मेरा तो उसके लिए एक मशवरा, वो भी मेरा जूनियर है कि किसी की बातों से ना किसी क्रिकेट शुरू होती है ना खत्म होती है। आपको लगता है स्टेटमेंट गलत टाइम पे दे दिया आमिर ने? देखिए अब बाज़ औक़ात हम माफ़ क्यों नहीं करते, इग्नोर क्यों नहीं करते चीज़ों को। अगर एक बंदे ने हीट ऑफ द मोमेंट कोई बात कर दी तो ये तो नहीं कि हम उसको लेके बैठ जाए। ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ा आदमी किसको कहते हैं? जो छोटों की गलतियां माफ़ कर दे। ठीक है ना। आपको माफ़ी वाला होना चाहिए और प्लस आपको उसको खुला चांस देना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए। पर्सनल तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और मैं वही बार एक बात कहता हूँ कि कोई भी किसी की क्रिकेट नहीं खत्म कर सकता। पर्सनल नहीं चाहिए। शोएब मलिक का बहुत सारे लोग कहते हैं कि मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान स्ट्रगल करता नजर आ रहा है, आप सिलेक्शन कमेटी से भी वाबस्ता है। आपको लगता है शोएब मलिक की किसी भी सीनियर प्लेयर की जगह बनती है? क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं, जिस तरह वसीम अब सुनने में आ रहा है कि जी बाबर आजम मुसलसल कह रहे हैं कि शोएब मलिक को टीम में लो, मोहम्मद वसीम कन्वेंस नहीं है कि जी उनकी एज ज़्यादा हो गई, वो इतना ज़्यादा यूजफुल या बेनिफिट
ऑफिशियल नहीं हुए, आपको लगता है, आपका एक्सपीरियंस कहता है कि शुएब मलिक की जगह बनती है? देखें, जो आपने एक बात की, बाज़ औक़ात सवाल में जवाब होता है। हम लोग अगर कप्तान को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो देन वी शुड लिसन टू द कैप्टन, ठीक है ना, क्योंकि वो लीडर है, वो उसका रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। हम अगर उस पर ज़बरदस्ती अपने फैसले थोपेंगे तो ठीक है। तो आपको जो जब आप जो सलीम भाई ने बोला, लीडर आप बनाते हो, हीरोज़ आप बनाते हो, तो अगर आपने एक बंदे को लीडर बनाया तो फिर वो किस बात के लीडर है कि उसके पास अगर चॉइस नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग एज को या फलाना या किसी भी चीज़ को बहाना बनाते हैं। नो डिसरिस्पेक्ट टू वसीम, वसीम अच्छी टीम चला रहा है, अच्छी टीम सेलेक्ट कर रहा है, टीम परफॉर्म कर रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लीडर जो है ना, इट्स आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में, पहले हम कोच को कहते थे, चीफ सेलेक्टर, अब लोग कहते हैं कप्तान। और सबसे बड़े मज़े की बात यह है कि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो खुद कप्तान थे, वो खुद स्ट्रॉन्ग लीडर थे और उन्होंने खुद टीम बनाई है। तो वो कैसे ऐसे सिस्टम को सपोर्ट कर सकते हैं कि कप्तान कमज़ोर और सेलेक्टर स्ट्रॉन्ग हो या कोच स्ट्रॉन्ग हो? उनके वक्त में तो किसी की खुद नहीं सुनते थे। ठीक है, बात आ जाती है ज़रा कप्तान के ऊपर, बात आ जाती है, आप भी कप्तान हैं अपनी टीम के, अपनी एसोसिएशन के, जिसको आप रन कर रहे हैं। क्या प्लान क्या है? अब एक तो चलिए, तो ठीक है, आप T20 टूर्नामेंट आ रहा है, इसके अलावा सिंध क्रिकेट एसोसिएशन के प्लान क्या क्या है? क्योंकि आप सिर्फ कराची तक तो महदूद होंगे नहीं, इंटीरियर सिंध को भी आपने देखना है, लुक आफ्टर करना है, वहाँ के टैलेंट को भी सामने ला रहा है, उनके भी प्लेयर्स की टेक केयर करनी है आपने। सर देखिए, सिर्फ कराची तो नहीं है ना, सिंध बहुत बड़ा है, और एक महरूमी का भी एहसास है कि हमारा, अभी देखें नौमान अली आ गया या हसनैन आ गया, लेकिन इससे पहले हम देखा बहुत प्लेयर्स आए हुए हैं, फैसल अतहर ज़ाया हुआ, शाहिद कमरानी ज़ाया हुआ, अजीम गुम्मन ज़ाया हुआ, तो एक एहसास है महरूमी, उसको भी तो ख़त्म करना है। सर उसके लिए क्या है कि प्लान किए हुए हैं, उधर इंटीरियर सिंध जाना पड़ेगा, हमें खुद को जाना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ बैठ के आप उधर वो कर रहे हैं कि भाई उधर ट्रायल हो रहे नहीं हो रहे, क्या हो रहा है। आपको फोकस होना चाहिए, वहाँ पे एक हेड होना चाहिए वहाँ की, क्योंकि आज देखिए क्रिकेट कराची में, आप देखें शहर की क्रिकेट ख़त्म हो गई है, स्कर्ट में चल रही है, लड़का दूर से आता है, बिल्कुल प्रॉपर शहर से नहीं आता। क्यों है ना, प्रॉब्लम तो है ना, पढ़ाई में लग गए, इसमें लग गए, तो इसीलिए लड़के अब दूर से मिलेंगे, आपको करीब से नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आप कुछ काम करेंगे, प्लान है आपके पास? जी 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 ठीक है, बिल्कुल करेंगे। ये तो काम कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या काम करना चाहिए? क्योंकि आपने अफगानिस्तान क्रिकेट को भी देखा, पाकिस्तान क्रिकेट को भी देखा, क्या वजह है कि इंडिया की क्रिकेट इतना फ्लरिश कर रही है? माजी में हम डोमिनेट करते थे, अब इंडिया में डोमिनेट करता नजर आ रहा है। अंडर 19 की वो 2 टीमें बनाने जा रहे हैं, एक टीम उनकी टेस्ट मैच खेल रही होती है, एक टीम उनकी दूसरी सीरीज खेल रही होती है। हम क्यों उस लेवल पर काम नहीं कर सकते? हम में क्या कोताहियाँ हैं? देखिए जी, जो सबसे बड़ी चीज़ है, जूनियर लेवल पे आपकी क्रिकेट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। हम लोग रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। हम सीनियर पे भले 6 टीमों पे ले जाएं, आप 4 पे ले जाओ, लेकिन जूनियर की आप अगर 10 हैं तो 30 होनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि जितने ज़्यादा लड़के खेलेंगे, जितने ज़्यादा लड़के आएंगे, जितनी ज़्यादा आपको क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी, उसमें से क्वालिटी निकलेगी ना। और फिर आप जाओ, वही बात है कि बड़े शहरों तक महदूद ना हो, आप जाएं। अब अगर सिंध में आप आए, कबीर भाई हम देखते हैं कि इंडिया में जैसे जैसे खिलाड़ी खेलता जाता है, वो ग्रूम होता जाता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें बढ़ती जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं अजहर अली माजी में वेस्ट इंडीज जाते थे, रन्स करते थे, अब वो रन्स करते नजर नहीं आते। असद शफीक जिनको हम एक प्रोडक्ट बना चुके थे, असद शफीक हमें साइड होते नजर आ रहे हैं। तो सिस्टम में प्रॉब्लम है, ये क्या वजह है कि प्लेयर जितना सीनियर होता है इतना खराब भी हो जाता है? देखिए जी, वो अगर हम उस तरफ अब जाएं, अब हम ग्रॉस रूट से जब हम टेस्ट क्रिकेट पे जाते हैं, टेस्ट क्रिकेट जब एक लड़के को टेस्ट कैप मिलती है, एक लड़का जब इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करता है, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, अपनी फॉर्म का, अपनी फुटवर्क का सबका पता होता है। अब अगर वो उस पर काम नहीं कर रहा, बैड फॉर्म इज समथिंग एल्स होता है, लेकिन अगर वो मुसलसल फेल हो रहा है, इट मीन्स कि वो अपनी जो गलतियाँ हैं उस पर काम नहीं कर रहा, और अगर अपनी गलतियों पे काम नहीं कर रहा, उसका रिस्पॉन्सिबल वो खुद है। हम लोग क्या करते हैं कि हम उसको सिस्टम की क्या गलती है, एक लड़का अगर 50 टेस्ट खेल चुका है, 50 टेस्ट के बाद अगर उसकी कोई बेसिक गलतियाँ उससे वो आउट हो रहा है, तो इट मीन्स कि वो अपनी गलती को रेक्टिफाई नहीं कर रहा, उसका इल्ज़ाम उसी को जाना चाहिए। देखें जी, उस दिन आपने या मुझे किसी ने बात बताई कि जब रिकी पॉन्टिंग को ने कह दिया कि आपकी आखिरी सीरीज़ है, ही सेड कि मैं अपने कोच के पास जाना चाहता हूँ, जो उसने शुरू में उसको कोच किया, ठीक है, और वो उसके पास गया, आखिरी सीरीज़ उसके साथ की। तो वो कप्तान बनने के बाद, वर्ल्ड स्टार बनने के बाद भी उसको पता था कि उसको क्या करना है। तो हम लोग क्यों इतने बड़े स्टार बन जाते हैं? बात की रिकी पॉन्टिंग की, रमाकांत आचरेकर जो सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली के कोच थे, वो आखिर वक्त तक, जब तक रमाकांत आचरेकर जो हयात रहे, उस वक्त तक उनके पास जाते थे, उनसे बैटिंग टिप्स लेते थे। और आज भी अगर हम देखते हैं, इस तरह मैंने बात की, अजहर अली हमारे फेल होते हैं, असद शफीक को हमने डिस्कार्ड कर दिया, रोहित शर्मा अगर फेल होता है तो 2-3 इनिंग के बाद वो अपनी फॉर्म को रीगेन कर लेता है, या विराट कोहली वापस आ जाता है। तो इसी तरह हमारे जो कोचेज हैं, उनको भी चाहिए कि जो पुरानी जो बेसिक्स है उस पर लेके जाएं प्लेयर को, और प्लेयर को भी खुद चाहिए कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का।
मुजाहरा करें। हमारी कोशिश काविश कैसी रही, हमें उम्मीद है कि सिंध क्रिकेट के हवाले से सलीम करीम साहब की गुफ्तगू से आपको काफ़ी आगाही हासिल हुई होगी कि ये नया फाइनेंशियल मॉडल आ रहा है, नया एक सेटअप आ रहा है, उसमें किस तरह मुख्तलिफ रीजन्स की टीमें जो है वो अपने पाँव पे खुद खड़ी होंगी, सेल्फ फंड जनरेट करेंगी, किस तरह से क्रिकेट को रन करेंगी। इस गुफ्तगू से आपको काफ़ी आगाही हासिल हुई होगी। साथ साथ कबीर खान से कि मौजूदगी के जरिए हमने फ़ायदा उठाया पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो सीरीज़ हुई, अफगानिस्तान के प्लेयर्स की नफ्सियात के हवाले से और सीरीज़ का कितना पाकिस्तान को या अफगानिस्तान को फ़ायदा हुआ हो सकता था या ना होने से कितना नुकसान हुआ। हमें उम्मीद है कि हमारी गुफ्तगू पसंद आएगी। कबीर भाई आपका शुक्रिया, सलीम करीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल रात 11:05 पर एक दफ़ा फिर होगी आपसे मुलाकात। उस वक्त तक के लिए अली सलमान और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।